कुछ कंस्ट्रेंट्स की, यानी जब भी हम टेबल को डिफाइन कर रहे थे, टेबल को डिफाइन करने के लिए जब हम अपना कॉलम नेम लिखते हैं तो कॉलम नेम के साथ दो चीजें हमें बतानी पड़ती है। एक होता है कि हम कॉलम का क्या डेटा टाइप रखेंगे और दूसरा होता है कि हम कॉलम का क्या कंस्ट्रेंट रखेंगे। तो हमें ये तो पता है कॉलम का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या रख सकते हैं हम अपने कॉलम के साथ। तो एसक्यूएल के अंदर कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक रूल्स जैसे अगर मान लो मैंने अपना कॉलम नेम रख दिया एज, अगर मैं एज टाइप का डेटा स्टोर करा रही हूँ जिसका डेटा टाइप हो गया इंटीजर, और मुझे ऐसे ही एजेस स्टोर करवानी है जो 18 से ऊपर हो, मतलब 18 प्लस एजेस हो, तो वहां मुझे कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी अपने डेटा पर। या फिर मुझे कोई आईडी स्टोर करानी है इंटीजर टाइप की, या मुझे कोई रोल नंबर स्टोर कराना है इंटीजर टाइप का, और मुझे चाहिए जो रोल नंबर ये प्राइमरी की बने, तो इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट मुझे लगाना पड़ेगा। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का मतलब होता है नॉट नल और यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया, एक मैंने रूल स्पेसिफाई कर दिया किस तरीके का डेटा इस कॉलम के अंदर स्टोर हो सकता है, और उन्हीं को हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। हमारे पास वैसे तो कई सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पर हम सबसे ज्यादा कॉमनली और पॉपुलर कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट हमने जिस भी कॉलम के सामने लगा दिया, उस कॉलम के अंदर हम कभी भी नॉट नल वैल्यूज को नहीं रख सकते, यानी उसको कभी भी हम खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे यहाँ हमने लिख दिया कॉलम 1 इंटीजर नॉट नल, तो कॉलम 1 के अंदर हमेशा हमें किसी ना किसी वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा। दूसरा कंस्ट्रेंट होता है हमारे पास यूनिक वैल्यूज का। इस कॉलम को, जिस भी कॉलम को हमने यूनिक कंस्ट्रेंट दे दिया, उसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज ही आएंगी। जैसे हमने अगर लिख दिया कॉलम 2 इंट यूनिक, तो कॉलम 2 की वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। इसको एक बार एक टेबल बनाकर टेस्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल, इसको हम कह देते हैं temp1। temp1 के अंदर हम एक कॉलम बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं आईडी, और इसे इंटीजर टाइप का बनाते हैं और इसे कहते हैं यूनिक। तो ये हमने टेबल 1 बना ली, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास टेबल 1 आ गई। टेबल्स के अंदर इसे रिफ्रेश कर लेंगे तो ये हमारी temp1 वाली टेबल आ गई। अब इस टेबल के अंदर हम कुछ डेटा ऐड करते हैं, तो हम लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू temp1 वैल्यूज लिख देते हैं। सबसे पहले आईडी अगर हमें ऐड करनी है तो मैं ऐड करने वाली हूं आईडी 101। इस तरीके से हम अपनी आईडी ऐड कर सकते हैं 101। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड दोबारा से मैं आईडी ऐड करूंगी 101। तो फर्स्ट टाइम में तो आईडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सिलेक्ट करके देख सकते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम temp1, तो हमारी 101 जो आईडी है वो टेबल के अंदर ऐड हो चुकी है, तो यहां पर हमें दिखाई दे रही है। अब जब सेकंड टाइम हम सेम चीज रन करेंगे, 101 को मुझे दोबारा ऐड कराना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहां पर एरर आ जाएगा। एरर आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री 101, यानी क्योंकि हमने इसे यूनिक कंस्ट्रेंट दिया था तो इसके अंदर हम डुप्लीकेट आईडी को स्टोर नहीं करा सकते। तो ये काम होता है हमारी यूनिक कंस्ट्रेंट का। जैसे किसी केस में हम चाह सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट के पास जो कोर्सेज हो कॉलेज के अंदर वो सारी यूनिक कोर्सेज हो, तो उसके लिए हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तीसरा होता है हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट किसी भी कॉलम को यूनिक और नॉट नल बना देता है, पर एक ही कॉलम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इट कैन बी ओनली यूज्ड फॉर वन प्राइमरी की, तो प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट यूनिक और नॉट नल बना देता है किसी भी कॉलम को। और प्राइमरी की को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम अपने कॉलम का नाम लिख दें, इंट लिख, उसका टाइप लिख दें, और फिर हम कंस्ट्रेंट में लिख दें प्राइमरी की। जैसे यहाँ पर अगर हमें टेबल के अंदर temp1 के अंदर अपनी आईडी को प्राइमरी की बनाना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं आईडी इंट, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइमरी की। तो पहला तरीका तो होगा इस तरीके से प्राइमरी की बनाने का। दूसरा तरीका होता है कि लेट्स सपोज हमने किसी टेबल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें डिफाइन कर दी। जैसे हमने इंटीजर टाइप की आईडी डिफाइन कर दी, हमने नेम डिफाइन कर दिया अपना varchar टाइप का, उसके अलावा हमने एज डिफाइन कर दी, इंटीजर एज हो गई हमारे पास, से स्मॉल में लिख लेते हैं, या और उसके साथ साथ हमने कोई सिटी भी डिफाइन कर दी, इसको भी varchar कर लेते हैं 20। तो इस तरीके से हमने कई सारा डेटा डिफाइन कर दिया। अब इस डेटा में से हमें चूज करना है हमें किसे प्राइमरी की बनाना है। तो इसे प्राइमरी की लेट्स सपोज हमें बनाना है अपने आईडी को। तो आईडी को प्राइमरी की बनाने के लिए या तो हम यहाँ पर प्राइमरी की लिख सकते हैं, या फिर हम कॉमा करके यहाँ पर लिख सकते हैं अपना प्राइमरी की और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जिसे हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आईडी को अपनी प्राइमरी की बना दिया। तो ये सेकंड सिंटैक्स है किसी भी कॉलम को अपनी प्राइमरी की बनाने का। अगर लेट्स सपोज हम दो चीजों के मिश्रण को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं कि मुझे तो चाहिए हर बच्चे का आईडी और उसकी नाम साथ में प्राइमरी की बनने चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं आईडी कॉमा नेम। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की होगा। उस केस में हो सकता है आईडी डुप्लीकेट हो जाए, हो सकता है नाम डुप्लीकेट हो जाए, पर दोनों का कॉम्बिनेशन कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। इसको कहने का मतलब है कि अगर दो कॉलम्स प्राइमरी की बनते हैं तो हो सकता है हमारे पास ये आईडी है, ये हमारे पास नाम है,
हो सकता है एक बच्चे की आईडी 101 हो, दूसरे बच्चे की भी आईडी 101 हो सकता है इसकी 102 हो गई, इसकी 103 हो गई, हो सकता है एक बच्चे का नाम राम हो, इसका नाम भी राम है, पर इसका नाम हमेशा श्याम होगा। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक रहेगा। ये हो सकता है डुप्लीकेट हो, ये हो सकता है डुप्लीकेट हो, पर कॉम्बिनेशन यूनिक रहेगा, कॉम्बिनेशन यूनिक रहेगा। तो हम दो कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को भी अपनी प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट जिसकी हम बात करेंगे, ये हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की का वैसे बेसिक काम होता है दो टेबल्स को लिंक करना, जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारी सिटी और हमारे स्टूडेंट की टेबल को लिंक करता है। तो इस लिंक से बचाने के लिए हम अपनी फॉरेन की डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं हमने कोई टेबल बनाई टेम्परेरी, टेम्परेरी के अंदर हमने लिख दिया कस्टमर आईडी इन, तो ये तो हमारी कोई नॉर्मल कॉलम हो गया। अब हमें पता है कि हमारे पास ये तो एक टेबल है टेम्परेरी नाम से, पर ऑलरेडी एक और टेबल बनी हुई है कस्टमर के नाम से, और कस्टमर वाली टेबल के अंदर अपनी एक आईडी है, और ये आईडी क्या है, ये आईडी प्राइमरी की है। और हमें पता है इस कस्टमर आईडी में भी हम यही प्राइमरी की, इस वाली टेबल की प्राइमरी की को स्टोर कराएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कस्टमर आईडी को एक फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं फॉरेन की, और उसके अंदर फिर लिखते हैं कौन से कॉलम को हम फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं अपनी कस्टमर आईडी को, और लिखते हैं रेफरेंसेस कस्टमर, यानी इस टेबल का नाम और इस टेबल की प्राइमरी की। तो कौन सी टेबल से हम अपनी फॉरेन की लेकर आएंगे वो टेबल और कॉलम हम डिफाइन कर देते हैं, और किसे हम अपनी फॉरेन की बनाएंगे वो कॉलम हम डिफाइन कर देते हैं। ये वाला कॉलम हमारी नई टेबल का होता है, और ये वाला टेबल और कॉलम हमारी पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल का होता है, जिसमें हमारी फॉरेन की प्राइमरी की है, और बीच में हम रेफरेंसेस लिखते हैं। रेफरेंसेस का बेसिक मतलब यहाँ पे है कि ये वाली जो कॉलम है इस वाले कॉलम को रेफरेंस करता है, यानी रेफर करता है, इसकी बात करता है, इसी से इसकी वैल्यूज डिफाइन होती है। तो इस तरीके से हम अपनी फॉरेन की को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी इतना ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे, बाद में जाकर जब हम बड़ी टेबल्स की बात करेंगे तो वहां पर हम फॉरेन कीज को लिखकर देख रहे होंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट का काम होता है किसी भी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करना। लेट्स सपोज कि अगर कोई एम्प्लॉइज नाम की अपनी टेबल बनाएंगे, उसके लिए हम एक सैलरी का कॉलम बना रहे हैं। तो ये हमारी टेबल हो गई इस तरीके से, और इस टेबल के अंदर हमने एक कॉलम बना दिया, ये लेट्स सपोज हमारी आईडी हो गई, और ये हमने सैलरी का कॉलम बना दिया। अब सैलरी के अंदर हमें पता है हर किसी एम्प्लॉय की अपनी सैलरी आएगी, पर हम चाहते हैं किसी को अगर सैलरी ना पता हो तो बाय डिफॉल्ट 25,000 उसकी सैलरी ऐड हो जाए। तो अगर उन्होंने किसी ने 35,000 लिख दी, 40,000 लिख दी, 20,000 लिख दी, 15,000 लिख दी, उस केस में तो जो इंसर्ट की जा रही है वैल्यू वही आएगी, बाकी केसेस में डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाए। तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए हम लिख सकते हैं सैलरी, फिर उसका टाइप, और फिर लिख सकते हैं अपना कंस्ट्रेंट डिफॉल्ट, एंड उसके बाद अपनी डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू तो सेट होगी, पर कितनी वैल्यू सेट होगी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय नाम से। एम्प्लॉय के अंदर एक तो उसकी आईडी आ सकती है, दूसरा हमारे पास उसकी सैलरी भी आ सकती है। तो सैलरी भी इंटीजर टाइप की हो जाएगी, पर यहाँ हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देंगे कि सैलरी 25,000 हो जाए। इतना लिखकर हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल वैल्यूज, हम क्या करेंगे, सिर्फ अपनी इंटीजर आईडी को लिखेंगे। तो यहां पर हम सिर्फ इंटीजर के अंदर आईडी डालना चाहते हैं, तो आईडी हम रख देंगे 101। जैसे ही सिर्फ इतना लिखेंगे और इसे हम एंटर करेंगे, यहां अपनी टेबल का नाम लिख देते हैं एम्प्लॉय, तो इसे कर लेते हैं एक बार एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करेंगे और अब अपनी टेबल को हम देखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या हुआ, आईडी आ गई, ये हमारा आईडी कॉलम आ गया, और बाय डिफॉल्ट सैलरी 25,000 हो गई। बाय डिफॉल्ट सैलरी 25,000 क्यों हुई, क्योंकि हमने अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यहां पर क्या किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट 25,000 को डिफाइन किया है कि जिस केस में सैलरी ना मिले उस केस में बाय डिफॉल्ट सैलरी को 25,000 कर दो। तो वो चीज हमारे पास यहाँ आ गई। तो ये फायदा होता है हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट से हम वैल्यूज के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। जैसे चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, वैल्यू ऐड करने से पहले चेक लगा देता है। जैसे यहाँ पर हमने एक टेबल डिफाइन की सिटी नाम से। अब सिटी के अंदर, सिटी की जब टेबल बनेगी इस तरीके से, तो सिटी के अंदर एक हमारे पास आईडी आ जाएगी, आईडी के ऊपर हमने ऑलरेडी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, दूसरा हमारे पास सिटी का नाम आ जाएगा, तो इसको सिटी कह देते हैं। तीसरा हमारे पास कोई एज आ जाएगी, इंटीजर एज। अब ये रैंडम वैल्यूज है, सिटी के अंदर एज क्यों आ रही है कोई लॉजिक नहीं है उसका, बट बेसिकली रैंडम वैल्यूज है जो हम स्टोर करा रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट चेक लगाने के लिए हम लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट कीवर्ड, उसके बाद लिखेंगे अपने कंस्ट्रेंट का नाम। तो ये जो एज चेक है ये बस कंस्ट्रेंट का नाम है, हम चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का नाम, फिर लिख सकते हैं चेक,
और चेक के अंदर हम अपना कोई भी चेक लगा सकते हैं। चेक मतलब कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। मेरी कंडीशन ये है कि मेरी एज हमेशा 18 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एंड जो सिटी है उसके अंदर दिल्ली होना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, कंस्ट्रेंट लगा दिया यहाँ पर। तो अब हम कोई भी ऐसी रो ऐड नहीं कर पाएंगे जिसमें एज 18 से बड़ी ना हो और जिसमें सिटी का नाम दिल्ली के अलावा कुछ भी हो। तो ये एक चेक लग गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकता है कि साथ के साथ चेक लगाने के लिए, जैसे एज कॉलम का नाम हो गया, इंटीजर हो गया, हम लिख सकते हैं सिंपली चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो ये भी हमारा एक चेक लगाने का तरीका है। तो ये हमारे मोस्ट पॉपुलर, सबसे कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रेंट्स थे जिनको हम आगे यूज करने वाले हैं। अभी इतना ज्यादा